हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में आधुनिक भारत की शुरुआत हुई थी, जिसमें हम यूरोपियों का आगमन देखे थे भारत में। ठीक है। यूरोपियों के आगमन को हमने देखा था और हमने यूरोपीय कंपनियों का उदय हमने देखा था। फिर हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हमने देखा, जो कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, इसके क्रम में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर आए डच, फिर आए ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश आते हैं और उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पुर्तगालियों की देन क्या क्या रही, ये भी हमने देखा था कि भारत में प्रेस पुर्तगालियों की देन रही। तंबाकू की खेती पहली बार 1508 में शुरू हुई, उसके बाद दक्षिण भारत में शुरू हुई थी, उसके बाद उत्तर भारत में जब आया तो वो समय था शाहजहाँ का। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूली, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती भी पुर्तगालियों की देन रही है। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने पुर्तगाली गवर्नर के बारे में देखे थे। अल्मीड़ा आया, फिर उसके बाद अल्बुकर्क आता है, फिर नीनो दु कुन्हा आता है। फिर डचों के बारे में हमने देखा था कि डच भारत से निर्यात करते थे कौन कौन सी चीज़ें। सूती वस्त्र था, शोरा, अफीम, नमक, नील, कच्चा रेशम और चावल का निर्यात करते थे। डचों की जो फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई वो भी हमने कल देख लिया था कि 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया इन्होंने, 1606 में पेत्तोपल्ली, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत में, 1627 में जाके पीपली पश्चिम बंगाल में, उसके बाद 53 में चिंसुरा और 58 में कासिम बाजार, बालासोर और नेगपत्तनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों की फैक्ट्रियों की बात करें तो हमने ये भी बता रखा था कि 1608 में सूरत में अस्थायी रूप से, जबकि स्थायित्व जो मिला तो 1613 था। 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित की। उसके बाद 1616 में अहमदाबाद, बुरहानपुर और आगरा में, 1632 गोलकुंडा, 1633 में बालासोर, हरिहरपुर उड़ीसा में, फिर मद्रास में भी 1639 में, 51 में हुगली, 1669 में बम्बई और 1700 में कलकत्ता में इन्होंने स्थापित की थी। फिर हम भारत में अंग्रेजों और ब्रिटिश और फ्रांसीसी के संघर्ष को भी देखा था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। फिर कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हमने देखे थे, जैसे सेंट थॉम का युद्ध हुआ 1748 में, है ना, कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, फिर अंबूर का युद्ध हमने देखा 1749 में लड़ा गया। फिर अर्काट का युद्ध 1752 और 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर अब समय था बंगाल के बारे में हमको देखना था, लेकिन वीडियो जो है ना पिछली वाली थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो इसलिए हम उसके आगे नहीं बना पाए थे। फिलहाल आज हम देखेंगे बंगाल में क्या स्थिति रही है अंग्रेजों की। तो बंगाल में पहले इससे पहले हमें ये बता दें आपको कि इसकी जो PDF है ना, वो ग्रुप में अपलोड है पहले से। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ पर जाके इसकी PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर से हम शेयर कर देंगे, लेकिन आप वहाँ से एक बार जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा मंथन का कंटेंट है और इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा खासा उसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, हम पूरा का पूरा फैक्ट नहीं देखेंगे, पहली बात बता देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब में है। BPSC 67th प्री और उसके बाद BSSC जो CGL का एग्ज़ाम होने वाला है वो भी लगभग अक्टूबर तक जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है हमको। तो हम बंगाल के बारे में देखेंगे, बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता क्या हुआ था। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना होगा, 1717 में एक व्यक्ति है मुर्शिद कुली खां, जो कि सूबेदार और नवाब बन जाता है। ठीक है, ये अपना स्वतंत्र काम करने लगता है। इसने ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी भी स्थापित कर ली। 27 में क्या हुआ, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु होती है और शुजाउद्दौला है, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं है, शुजाउद्दौला नाम है इसका, ये बनता है बंगाल का नवाब 1727 में। ठीक है, 32 में क्या होता है कि अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। 39 में शुजाउद्दौला की मृत्यु होती है और इस समय 1740 का समय है, अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और विद्रोह में क्या हुआ, सरफराज खां एक था,
इसका जो पुत्र था वो मारा गया और अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां जो कि अंग्रेज़ों की तुलना करता था मधुमक्खियों से, वो बोलता था कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे और छेड़ा जाए तो क्या करेंगे, ये काट काट के मार डालेंगे। तो अलीवर्दी खां के बारे में पता है कि भाई उसके कोई पुत्र नहीं था, तो उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री जो थी, घसीटी बेगम नाम था उनका, तो उनका पुत्र हुआ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है आंतरिक उपद्रव की, ठीक है, क्योंकि इसमें अब जो षड्यंत्र रचा जाएगा, क्योंकि सिराजुद्दौला की मौसी लोग भी हैं, है ना, वो लोग भी षड्यंत्र करेंगी, क्योंकि उनको भी लालच था कि नवाब का पद उनको मिलेगा, लेकिन उनको मिला नहीं है, ठीक है। अब सिराजुद्दौला का जो समय है वो 1756 से लेकर 1757 तक का, एक ही साल का लगभग समय रहा है इसके पास। और इसी एक साल में इसने कुछ काम किए, जैसे एक घटना तो होती है इसकी इसके समय की, काल कोठरी वाली, जो हॉलवेल है वो मनगढ़ंत कहानी के रूप में बताता है फिलहाल। और उस समय के एक लेखक हैं, जिन्होंने भारतीय लेखक हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब कि उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सिराजुद्दौला ने जो काल कोठरी की घटना की बात हम सुनते हैं, उसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो थे थोड़ा सा अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ जो अपने अनुमति जो मिली थी उनको व्यापार करने की, उसका वो कहीं न कहीं दुरुपयोग कर रहे थे। इस बात से नाखुश थे नवाब, और नवाब साहब क्या हुआ, कलकत्ता पहुंच जाते हैं, एक बार उसके किलों को मतलब तोड़ ताड़ देते हैं, उनके सैनिकों को मार देते हैं, फिर उनके सैनिक भाग जाते हैं मद्रास की तरफ, ठीक है, जहां पर बैठा हुआ है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, तो अब होता क्या है, कालकोठरी की एक घटना है, 20 जून 1756 की घटना है भैया, याद रखना, तारीख का नाम है। इसमें कहा जाता है कि 146 लोगों को इस कोठरी में बंद किया जाता है रात्रि के समय में, और सुबह जब खोला जाता है ना, तो उसमें 123 लोग मरे पाए जाते हैं, बाकी 23 लोग जो हैं वो जिंदा हैं बस, ठीक है। इसी के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव जो पहुंचता है ना कलकत्ता, तो ये मचाता है फिर उपद्रव, मतलब इसने ये कुछ षड्यंत्र भी रचने की कोशिश करता है। तो कैसे कोशिश है भाई इसकी, कि षड्यंत्र में ये जो षड्यंत्र रचता है ना, अकेले तो कर नहीं पाएगा, तो इसमें मुख्य जो सेनापति था नवाब का, मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ भी था उसमें शामिल, एक सैनिक अधिकारी था यार लतीफ़, और बंगाल का एक व्यापारी भी था उसमें शामिल, जगत सेठ नाम था उसका। ये सब ने क्या किया, षड्यंत्र में, नवाब के खिलाफ षड्यंत्र में क्लाइव का साथ दिया है, ठीक है। क्या मिला था सबको, मीर जाफर जो थे ना, उनको ये बोला गया कि आपको हम यहाँ का नवाब बना देंगे, ठीक है। सबसे बड़ा फिलहाल युद्ध होता है, ठीक है। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखना है कि जब नवाब ने अंग्रेजी सेना को कलकत्ता से भगाया था, तो वो लोग कहाँ पर जाके रुके थे, तो इसका जो सही उत्तर ना वो है फुल्टा, फुल्टा नामक द्वीप पर वो लोग जाके रुकते हैं, ठीक है। प्लासी का युद्ध होता है, और ये घटना है 23 जून 1757 की। 23 जून 1757 के दिन भागीरथी नदी के तट पर यह युद्ध होता है। क्लाइव नेतृत्व करता है, लेकिन क्लाइव क्या है ना, एक पेड़ के पीछे, मतलब वो छिपा रहता है, वो सामने से वार नहीं करता है। और इसमें नवाब जो सिराजुद्दौला थे वो 50,000 सेना अपनी लेकर आए हुए हैं। युद्ध प्रारंभ होता है तो मीर जाफर अपनी सेना लेकर तुरंत अलग हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अब इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ और वो मुर्शिदाबाद की तरफ भाग गया। इस युद्ध में ना दो लोग बहुत मेहनत से लड़े थे, ठीक है। वो दो सेनापति थे जो इस युद्ध में अच्छे से लड़े थे और सिराजुद्दौला के साथ में थे वो, ठीक है। लेकिन
यहाँ मीर जाफ़र अलग हुआ तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी सेना थी उसके पास, तो जब उसके वो अलग हुआ तो इसका मतलब ये है कि सिराजुद्दौला की हार तय थी। मीर मादान था एक उन्हीं में सेनापति जो लड़ते हुए मारा भी गया। उसके मरने के बाद सिराजुद्दौला वापस भागते हैं कहाँ, मुर्शिदाबाद की तरफ। लेकिन क्या हुआ, नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर मीर जाफ़र का एक पुत्र है उसने उनकी हत्या कर दी। अब क्या हुआ कि नवाब तो मर गया, तो अब नवाब बनेगा कौन, तो नवाब बनते हैं उसी संधि के तहत जो षड्यंत्र रचा गया था, उसी की संधि के तहत मीर जाफ़र बनते हैं बंगाल के नवाब। और क्लाइव को क्या मिलता है, क्लाइव को तो बहुत सारा धन मिल रहा। इसके बाद, इसी युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव पड़ती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। एक चीज इसमें ध्यान रख सकते हैं कि इस युद्ध के बाद 24 परगना जिले की दीवानी जो है कंपनी को प्राप्त हो गई। ठीक है, ये सिराजुद्दौला का समय है। अगला समय है मीर जाफ़र का। मीर जाफ़र बनता है 1757 से लेकर 1760 तक। तो इसने भी कुछ कारनामे किए होंगे। क्लाइव 1760 में वापस चला जाता है इंग्लैंड और बेंस्टार्ट बनता है बंगाल का गवर्नर। बेंस्टार्ट क्या कर रहा है, ये नवाब बदलने का निश्चय कर लेता है। तो मीर जाफ़र का एक दामाद है मीर कासिम, उसको नवाब बनाने की कोशिश में लगता है, उससे समझौता भी कर लेता है। समझौते में क्या हुआ कि मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा, बदले में मीर कासिम क्या करेगा, कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जिले की दीवानी और अधिकारियों को धन देगा। इस एवज में ये तय हुआ कि भाई आप नवाब बनेंगे। इसके बाद वेंस्टार्ट ने मीर जाफ़र के सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि मीर कासिम को सूबेदार नियुक्त कर रहे थे और प्रशासन के सारे अधिकार भी सौंप दें। असंतुष्ट हुआ मीर जाफ़र और उसने क्या किया, नवाब पद से इस्तीफा भी दे दिया। अब बनता है मीर कासिम। मीर कासिम क्या है, 1760 से 1763 के बीच में रहेगा। अब ये जो है ना, फिर अपनी राजधानी चेंज कर देगा। मुर्शिदाबाद में राजधानी है तो ये मुंगेर ले जाएगा। देखिए क्या है कि मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मुंगेर में इसने तोपखाना, बंदूक निर्माण का कारखाना ये सब स्थापित कर लिया। ये भी थोड़ा सा परेशान था कि अंग्रेज़ों को इतनी सारी छूट मिल रही है और जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको आंतरिक व्यापार में कोई छूट नहीं मिल रही। तो इसने क्या किया, अपने यहाँ के लोगों को भी आंतरिक व्यापार में छूट दे दी। इससे खिन्न होकर अंग्रेज लोग अब क्या करेंगे, उनको अपनी बेइज्जती लगी तो लोग अब कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो भाई कुल मिलाकर इसने अपनी सेना को, मीर कासिम ने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी है, नाम है वाल्टर रेनहार्ड समरू। बेगम समरू का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनके हो सकता है ये पति रहे हों, रेनहार्ड। ठीक है, और उनको इन्होंने क्या किया, नियुक्त कर दिया। 63 में मीर कासिम ने संपूर्ण बंगाल को व्यापार कर से मुक्त किया था। ये हमने आपको पहले बताया। जब सब आग बबूला हो गए तो फिर क्या हुआ कि फिर से अंग्रेज़ों को समझ में आया कि क्या हुआ कि भाई अब अभी फिर से हमको एक कठपुतली नवाब चाहिए, क्योंकि ये कठपुतली नवाब नहीं है, अंगुली पर नाचने वाला नवाब नहीं है। तो फिर से मीर जाफ़र को नवाब के लिए बुलाया गया, भाई निमंत्रण भेजा गया। 1765 में क्लाइव वापस आता है और बंगाल, 1765 में क्लाइव वापस आएगा। उससे पहले मीर कासिम भी वहाँ से निकल रहा है। निकल के क्या हुआ कि अंग्रेज उसका पीछा कर रहे थे और बक्सर में रोकने के लिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, ये दोनों लोग आगे बढ़ते हैं। बक्सर में क्या होता है, एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको बक्सर का युद्ध बोलते हैं। कब लड़ा जाएगा, 1764 में, नहीं 1765 में लड़ा जाएगा। ठीक है, सॉरी, 1765 में युद्ध होता है। याद रखना, युद्ध के दौरान, बक्सर युद्ध के दौरान क्लाइव जो है भारत में नहीं था, लेकिन युद्ध खत्म हुआ। युद्ध की जो संधि होती है, इलाहाबाद वाली संधि, उस समय क्लाइव मौजूद था भारत में।
और संधि भी उसे ही ने की थी। ठीक है, तो मुगल सम्राट, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, इन तीनों से उसने अलग अलग संधियां कर ली। 1765 में इलाहाबाद में 2 संधियां हुई, याद रखना। पहली बार क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजीमुद्दौला नाम है, से संधि की और संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होगा, ऐसा उसने बोला। कहा कि नवाब को 53 लाख रुपया सालाना कंपनी को देना भी पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखनी है। अब क्या भाई, अब ये सारी चीजें तो हो गई। ये बक्सर का युद्ध भी हमने बता दिया, हेक्टर मुनरो था उसमें सेनापति, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब हम ये सारी चीज़ें तो ठीक है। इलाहाबाद की संधियां जो हम बता रहे हैं कि 26 लाख रुपए पेंशन देकर कंपनी मुगल सम्राट को देगी और 26 लाख रुपया सालाना पेंशन है। और मुगल सम्राट क्या करेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी दे देगा। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद, कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को दे देंगे। ऐसी कुछ संधियां हुई थी। तो 2 संधियां हुई थी इसमें। ठीक है, तो इलाहाबाद में 2 संधियां कौन कौन सी थी? पहली संधि है 12 अगस्त के दिन और दूसरी संधि है 16 अगस्त के दिन। पहली संधि हमने बताई। दूसरी संधि में क्या हुआ, कंपनी के अवध के नवाब से इलाहाबाद को, कड़ा को जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया। अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपया और चुनार का किला भी कंपनी को प्राप्त होगा। ऐसा हुआ। चुनार का किला आप लोगों ने देखा हो तो मिर्जापुर में है। फिर कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्च भी अवध का नवाब ही देगा। फिर इसी संधि के तहत 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चलता है और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनता है और इसने द्वैध शासन को क्या किया, समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को समाप्त करके इसने कंपनी का शासन स्थापित किया, ध्यान रखना। अब ये हमने देखा, तो हमें आंग्ल मैसूर संघर्ष भी याद होना चाहिए, टीपू सुल्तान, हैदर अली की कहानी याद होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पे ध्यान रखना है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर में चिक्का कृष्णराज एक व्यक्ति था, वो शासन कर रहा था। वास्तविक शक्ति लेकिन जो थी वो नंदराज के हाथों में थी। मैसूर की सेना में हैदर अली भी शामिल था सिपाही के रूप में, और जो क्या हुआ, एक दिन मैसूर का शासक बन ही गया। ठीक है, हैदर अली जिसका जन्म हुआ है बुडिक कोटा नामक स्थान पर। फतेह मोहम्मद मैसूर की सेना में सिपाही थे, जो इसके पिताजी थे वो एक युद्ध में मारे गए थे। बड़ा होने पर हैदर अली भी मैसूर की सेना में ही भर्ती हुआ था। हैदर अली अपने गुण और योग्यता के कारण 55 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ और डिंडीगुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसियों के सहयोग से इसने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ये प्रश्न पूछा गया भैया, और कब इसने स्थापित की थी? 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने की थी। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। फिर 1759 का समय है, मराठों ने क्या किया, मैसूर पर आक्रमण किया। हैदर नेतृत्व में मैसूर की सेना क्या की, मराठों को पराजित कर दी और बाहर भी खदेड़ दिया। 1760 का समय चिक्का कृष्णराज की मृत्यु होती है और हैदर अली बन जाता है स्वतंत्र शासक। 1760 में बनता है स्वतंत्र शासक, ध्यान रखना। अंग्रेज जो थे ना, शुरू से ही हैदर अली से खफा हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि हैदर ने अपने उत्कर्ष में फ्रांसीसियों की मदद ले ली थी, वो अंग्रेजों से उनका ज़्यादा लगाव नहीं था। तो इसी क्रम में ना अंग्रेजी और मैसूर का संघर्ष होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि 1767 से 1769 के बीच में लड़ा जाता पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, इसमें मद्रास की अंग्रेजी सरकार और मैसूर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद हुआ था। इसी के कारण युद्ध हुआ। 67 में जोसेफ स्मिथ के ने नेतृत्व दिया अंग्रेजी सेना को और मैसूर पर आक्रमण कर दिया। हैदर पराजित हुआ शुरुआत में, लेकिन बाद में इसने अंग्रेजी सेना को पराजित करके मद्रास से पीछे ढकेल दिया। फिर हार का सामना करते, इससे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, संधि का
मतलब कि संधि के लिए उन्होंने याचना की, भाई संधि कर लेते हैं, अब संधि हो जाए। तो संधि कौन सी होगी? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 67 से 69 के बीच, अंग्रेज और हैदर अली के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद रहा है। मद्रास की संधि होती है 1769 में और अंग्रेज इसमें पराजित हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। अब मद्रास की संधि में एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया गया, हैदर अली अंग्रेज बंदियों को रिहा कर दिया, अंग्रेज जो है हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देने के लिए तैयार हो गए। ये सारी चीजें इसमें रही हैं। आता है दूसरा वाला समय, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच। कारण क्या रहा है? कारण भैया अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार करना। संधि होगी मंगलौर की संधि 1784 में, ये रहती है अनिर्णित। दूसरा युद्ध याद रखना अनिर्णित रहा है, और ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, कौन सा युद्ध था जो कि अनिर्णित रहा, मतलब ये इसमें कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92 के बीच में होता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर इस वाले युद्ध में ना हैदर अली नहीं है। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, इस वाले में हैदर अली इस युद्ध में नहीं है। तो कौन है? इनका एक पुत्र है, टीपू सुल्तान नाम है उनका। इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण रहा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो तात्कालिक कारण रहा ना, वो अकोटा और कैगानूर के दो दुर्ग जो थे वो डचों से टीपू खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेज क्या हुआ, अंग्रेज के मित्र राज्य त्रावणकोर ने उसको क्या किया, खरीद लिया। इससे टीपू क्या हुआ, नाराज होकर त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। और फिर क्या था, फिर गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय, जो कि अंग्रेज से अमेरिका से भागा हुआ एक अंग्रेज सिपाही था, मतलब भागा हुआ नहीं, भगाया हुआ। इसने मराठों निजाम से संधि करके सम्मिलित रूप से मैसूर पर क्या कर दिया, इसने आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस मैसूर के अनेक क्षेत्रों को जीत भी लिया, श्रीरंगपट्टनम को घेरा डाल दिया। बाध्य हुआ तो टीपू सुल्तान ने संधि भी की अंग्रेजों से। तो संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। कुल मिलाकर टीपू हार गए। ठीक है, इसमें उनको कुछ हर्जाने भी देने पड़ते हैं। फिर उन्होंने अपने दो पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रख दिया। ठीक है, और टीपू की सेना को भी सीमित कर दिया गया तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। समय आता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या है, अंग्रेज गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेजली, लड़ा गया है 1799 में। ठीक है, टीपू के पास सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव इसने भेजा था, क्या नाम, लॉर्ड वेलेजली ने, लेकिन टीपू अस्वीकार कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि 99 में भैया युद्ध लड़ना पड़ा उसको, आक्रमण हुआ मैसूर पर। हालांकि युद्ध जीत लिया गया और टीपू सुल्तान मार दिया जाता है। अच्छा, टीपू सुल्तान के मरने के बाद ना वडियार वंश का 2 वर्षीय एक बालक है, कृष्णराज नाम है उसका, उसको मैसूर का शासक घोषित कर दिया जाता है और सहायक संधि स्वीकार कराकर मैसूर पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। ठीक है, अंत में क्या होता है कि 1834 का समय है, विलियम बेंटिक हैं बैठे हुए भारत में, मैसूर को उन्होंने जीता, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ये कुछ घटनाएं हुई हैं। एक थोड़ा सा हम टीपू सुल्तान के बारे में देख लें। टीपू सुल्तान क्या भाई 1782 से 1799 के बीच में रहे हैं। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू सुल्तान बनते हैं। टीपू ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की, अपने नाम के इन्होंने सिक्के चलाए, वर्ष महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का इन्होंने प्रयोग किया, नए पंचांग का प्रचलन किया। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जब कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया तो इसमें ये भी शामिल हो गए। ये स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू सुल्तान धर्म सहिष्णु शासक थे। इसने श्रृंगेरी के मंदिर की भी मरम्मत करवाई, शारदा देवी की मूर्ति स्थापना के लिए धन प्रदान किया था। कौन नाम है इनका, टीपू सुल्तान। अब मैसूर के बाद ना आफत जो है ना कम नहीं होने वाली है। क्यों नहीं कम होने वाली, क्योंकि अब मैसूर जो सबसे ज़्यादा उनकी आंखों में करक रहा था ना, उनकी आंखों में फड़क रहा था, अब वो हो गया समाप्त। लेकिन अभी भी
मराठे हैं। अब मराठों को भी देखना पड़ेगा इन्हें, तो आंग्ल मराठा संघर्ष भी होगा, आंग्ल मराठा युद्ध भी होने वाला है। आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ कि पेशवा बालाजी बाजीराव हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। आंतरिक षड्यंत्रों का केंद्र में परिवर्तित होने लगता है मराठा साम्राज्य पेशवा बालाजी बाजीराव के मरने के बाद। माधवराव के समय में उसके चाचा हैं एक रघुनाथ राव, जो कि मराठा साम्राज्य के विभाजन की मांग करने लगे, जिसे पेशवा माधवराव ने क्या किया, ठुकरा भी दिया। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने अल्पायु माधवराव नारायण को पेशवा बना दिया। प्रमुख मराठा सरदारों को मिलाकर एक 12 भाई परिषद, ये 12 भाई परिषद का नाम याद रखना थोड़ा सा, कि 12 भाई परिषद किससे संबंधित थी, ठीक है, का गठन करके प्रशासन चलाना इन्होंने आरंभ किया। कि प्रमुख मराठा सरदारों की इसी चुनौती का सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर रघुनाथ राव मतलब राघोबा जो थे वो पूना भाग गए। रघुनाथ राव बंबई जाकर नाना फडणवीस पूना दरबार के विरुद्ध बंबई की अंग्रेजी सरकार से इन्होंने सहायता मांगी। नाना फडणवीस के खिलाफ रघुनाथ राव ने मांगी थी। क्या हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास था ये। पहला आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बंबई की अंग्रेजी सरकार रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए सूरत की संधि कर लेते हैं। किससे, रघुनाथ राव से। अब युद्ध होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक होगा। युद्ध तो लड़ा जा रहा है, आरस के मैदान में लड़ा गया, मराठे पराजित हो गए भाई। लेकिन मराठे पराजित हुए, लेकिन अंग्रेजों का उस पर अधिकार नहीं हो पाया था। 78 में क्या होता, 1778 में बंबई की अंग्रेजी सरकार ने फिर से मराठों से युद्ध प्रारंभ किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी बंगाल से एक सेना इनकी सहायता के लिए भेज दी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने तेलगांव के युद्ध में क्या होता है, बंबई की अंग्रेजी सेना मराठों से हार जाती है, ठीक है। इसी युद्ध के बाद 1779 याद रखना भैया, 1779 में एक संधि होती है जिसका नाम है बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि होती 1779 में। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला, 75 से 82 तक, लंबा चला है। इसके बीच में कई सारी संधियां होती रही, सूरत की संधि हुई, बड़गांव की संधि हुई, हो रही हैं संधियां, ठीक है। युद्ध समाप्त होने के बाद ना सालबाई की भी संधि हो रही है, जो कि 1782 में 17 मई को हुई है, और ये संधि हुई पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच में। इसके द्वारा पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। इसमें क्या किया गया, शर्तें रखी गई, भैया सालसद द्वीप थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दिया जाए, अंग्रेज रघुनाथ राव का साथ छोड़ेंगे, रघुनाथ राव पर खर्च की गई राशि 12 लाख रुपए पूना दरबार अंग्रेजों को देगा। ये सब शर्तें रही हैं, तो साथ तो खुद ही दिया था ना। फिर इस संधि के द्वारा 20 वर्ष की शांति बरकरार रखी गई। समय आता है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का, 1803 से लेकर 1805 तक का समय है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का, ठीक है। इसमें बेसिन की संधि होती है 1802 में। युद्ध जो प्रारंभ होता ना, उस समय एक संधि होती है बेसिन की संधि, और युद्ध जब समाप्त हो रहा है तब एक संधि हो रही है राजघाट की संधि। इसमें ध्यान रखना, नाना फडणवीस की मृत्यु होती है और फिर से पूना दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन जाता है। पेशवा बाजीराव सेकंड और दौलत राव सिंधिया ने क्या किया, होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर उन्हें नीचा दिखाना चाहा। 1802 में पूना के निकट क्या हुआ, युद्ध हुआ। इसमें होलकर ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और रघुनाथ राव के दत्तक पुत्र थे अमृत राव के बेटे हैं विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया। किसने, होलकर ने। परिणाम क्या निकला, परिणाम ये होगा कि पेशवा बाजीराव सेकंड जो है अंग्रेजों के पास जा पहुंचा और सहायता की गुहार लगाई। दौलत राव सिंधिया, अप्पाजी भोसले और यशवंत राव होलकर ने पेशवा का विरोध किया। इसके कारण दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी शुरू हो जाता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है तो
तो इस समय भारत बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड वेलेजली ही है। लॉर्ड वेलेजली ने सिंधिया भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया और अंग्रेजों से इन दोनों ने अलग अलग संधियां भी कर ली। 5 में अंग्रेजों ने यशवंतराव होलकर को भी पराजित कर दिया। परिणाम स्वरूप इसने भी अंग्रेजों से क्या कर ली, संधि कर ली। ठीक है, याद रखना जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड वेलेजली ये 2 लोग हैं दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1817-18 में। ये तीसरा वाला जो आंग्ल मराठा युद्ध होता ना, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स है। सिंधिया से ग्वालियर की संधि होती है। इसके अनुसार सिंधिया पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग देता है और चंबल नदी के दक्षिण पश्चिम राज्य से अपना अधिकार भी समाप्त कर लेता है। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था ना, वो एक सोची समझी चाल थी पिंडारियों के खिलाफ। जून 1817 में अंग्रेजों ने पेशवा से पूना की संधि की और जिसके द्वारा पेशवा ने मराठों की प्रधानता क्या की, त्याग दी। इससे पहले भोसले ने भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1817 में ही संधि का उल्लंघन करके पेशवा जो थे भोसले और होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तीनों लोगों ने मिलकर, तो 1817 में लड़ा जाएगा युद्ध। ठीक है, किरकी में पेशवा, सीताबर्डी में भोसले और महिदपुर में होलकर, ये तीनों लोग अलग अलग जगहों पर अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं। 1818 में मंदसौर की संधि होती है। राजपूत राज्यों से अपने अधिकार भी वापस ले लेते हैं अंग्रेज लोग। पेशवा बाजीराव सेकंड जो कि कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में पराजित हुआ था, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। पेशवा बाजीराव सेकंड का नाम है। अंग्रेजों ने क्या किया, पेशवा पद समाप्त कर दिया और पेशवा को 4 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में रहने की आज्ञा दे दी। अब 1853 में क्या होता है, पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये कुछ घटनाएं रहीं अंग्रेजों और मराठों के बीच में। ठीक है, अब ये भी समाप्त हुई। अब समय आ गया है सिख राज्य और आंग्ल सिख युद्ध को लेकर। तो अब इसमें क्या होगा भाई, अब इसमें देखिए क्या है ना, सिखों का पहला राजनीतिक नेता था बंदा बहादुर 1716 में। बंदा बहादुर ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण करने के बाद भी बंदा बहादुर का वध कर दिया गया। बंदा बहादुर के बाद सिख क्या हुआ, नेतृत्वहीन हो गया। सिखों ने भी शरबत, खालसा, गुरुमत्ता की प्रथाओं को प्रारंभ कर दिया। बैसाखी और दीपावली पर वर्ष में 2 बार सिखों ने अपनी सभाएं भी करनी प्रारंभ की। सभाएं ही शरबत खालसा कहलाती थी भाई। 48 में क्या हुआ, कपूर सिंह है एक, इन्होंने खालसा संगठन की स्थापना की। कब की, 1748 में। 1753 में क्या हुआ कि प्रारंभ हुई राखी प्रथा ने इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत भी कर दिया। किस, खालसा पंथ की। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से क्या होता था, उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वीकार कर लेता था। और यही तथ्य सिखों के राजनीतिक अधिकारों का आधार बना। और सिखों ने अपने छोटे राज्यों का निर्माण किया जिन्हें मिसल कहा जाता था। मिसल, कई सारे मिसलों में मिसलें थी। उन्हीं में रणजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। नाम आता है रणजीत सिंह का। पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक रहे राजा रणजीत सिंह। इस सिखों के पहले सार्वभौम शासक हुए जिन्होंने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके मुल्तान, पेशावर, कश्मीर, लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार कर दिया। ठीक है, रणजीत सिंह जो कि जिनके पिता का नाम है महासिंह, शुकर के मिसल से हैं। 97 में काबुल के शासक जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण होता है। रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जमान शाह को क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। अब क्या है, अब रणजीत सिंह सिखों के नेता बन चुके हैं। रणजीत सिंह ने क्या किया, जमान शाह की 12 तोपें चिनाब नदी में गिरी थी, उनको निकाल कर क्या किया, उसे वापस भिजवा दिया था। इसके बदले में जमान शाह ने क्या काम किया, तो जमान शाह ने भैया रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में लाहौर पर अधिकार किया किसने, रणजीत सिंह ने, और लाहौर को बनाई अपनी राजधानी। ठीक है, ध्यान रखना।
तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने की हैं। नाम है इनका रणजीत सिंह। 1806 में रणजीत सिंह और जनरल लेक के बीच में कुछ संधियां होती हैं। वो जो संधि होती ना, संधि में रणजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहे, अंग्रेज पंजाब से अपनी सेना भी हटाएंगे और रणजीत सिंह के मित्रवत बने रहने पर अंग्रेज उसके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। अब रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार भी होने वाला है। 1809 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा विजय कर ली। 1813 में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया और शाह शुजा से ही इसने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ये बात भी ध्यान में रखना आपको। फिर क्या होगा, 1813 में ही अटक को इन्होंने जीता। 18 में इन्होंने मुल्तान को पर विजय प्राप्त कर ली और 19 में क्या किया, अफगान गवर्नर था जब्बर खां को इसने पराजित किया और कश्मीर पर भी इसने अधिकार कर लिया। 1820-21 का समय है और डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां और लेह को इसने जीत लिया। फिर 1832 में पेशावर की विजय की। 33-34 में मुजारी कबीला था, इसको इसने पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार किया, लेकिन इसे अंग्रेजों को दे भी दिया। 1839 में क्या होता है, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब रणजीत सिंह के कुछ उत्तराधिकारी रहेंगे। जो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी हैं कुछ, उनके नाम हैं खड़क सिंह, रणजीत सिंह का पुत्र है, 1839 से 40 तक रहा। शेर सिंह रणजीत सिंह का पुत्र है, ये भी 41 से 43 तक रहा। और दिलीप सिंह है, अल्पवयस्क था, जो कि ये भी रणजीत सिंह का ही पुत्र है, 43 से 49 तक ये बना रहा शासक। ठीक है, अब आंग्ल सिख युद्ध का भी समय आएगा ही आएगा। तो दिलीप सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही आंग्ल सिख युद्ध वाली। अल्पवयस्क था दिलीप सिंह, इसकी माँ थी रानी जिंदन, संरक्षिका के रूप में शासन की। इस समय खालसा सेना काफ़ी शक्तिशाली थी, जिस कारण लाहौर दरबार उनसे डरने लगा था। सेना को नियंत्रित करने के लिए रानी जिंदन और उनके सलाहकारों ने खालसा सेना को अंग्रेजों के साथ युद्ध में झोंक दिया। यही सोचकर झोंका होगा कि यदि खालसा सेना विजयी हुई तो क्षेत्र विस्तार होगा और यदि पराजित हुई तो राजनीति में दखल भी देना छोड़ देगी। दो, इसी को बोलते हैं, ये एक तीर से दो निशाना लगा। अगर जीत जाती तो क्षेत्र का विस्तार तो करते ही करते, अगर हार जाती तो क्या हो जाता, राजनीति में दखल देना ये लोग बंद कर देते। तो इसके एवज में क्या होता, आंग्ल सिख युद्ध होता है। फिर तो पहला आंग्ल सिख युद्ध है जो कि 1845-46 में होता है। 1845-46 में, 1845-46 में। ठीक है, इसमें देखिए 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। 1845 में मुदकी का युद्ध हुआ, फिरोजपुर का युद्ध हुआ 45 में, 46 में हुआ अलीवाल का युद्ध, सुबराओं का युद्ध 1846 में हुआ। इन चारों युद्धों में सिख सेना ही पराजित हुई है। तो संधि भी होगी, संधि होती है 1846 में और ये संधि का नाम है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि में दिलीप सिंह को रानी जिंदन की संरक्षता में राजा स्वीकार कर लिया गया। सतलज के पूर्व के प्रदेश से जालंधर के द्वाब क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। 50 लाख रुपए नगद 1 करोड़ के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। सिख सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। लाहौर में एक अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति हुई और अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा, ऐसी भी एक संधि हुई थी लाहौर के द्वारा, लाहौर वाली संधि के अनुसार। ठीक है, ये तो लाहौर की संधि थी। एक और संधि होगी भैरोवाल की संधि, जो कि वो भी 1846 में ही हो रही। 1846 में सिखों ने फिर से विद्रोह किया, अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन भी कर दिया, फिर से संधि होती है। रानी जिंदन की संरक्षता समाप्त हो गई है। अब क्या है, 1.5 लाख रुपया देकर वार्षिक पेंशन का प्रावधान कर दिया गया उनको। अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करती, और इसमें लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च न दिलीप सिंह देता। समय आता है, धीरे धीरे बीतता चलता है और लगभग 2 साल में ही क्या होता, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में क्या होता है, इसमें 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। कौन कौन सी, तो भैया पहली लड़ाई तो रामनगर का युद्ध हुआ 1848 में, अंग्रेज विजयी हुए इसमें। दूसरा है चिलियांवाला का युद्ध 1849 में, इसमें सिख विजयी हो गए।
एक था गुजरात नगर का युद्ध, इसमें जो 1849 में हुआ था, अंग्रेज इसमें भी विजयी हुए। सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया अंतिम रूप से, और अंग्रेजों का सेनापति कौन था उस समय? ह्यू गॉफ नाम था इसका। 49 में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और पंजाब का विलय हुआ ब्रिटिश भारत में। दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया जाता है। वहीं पर इन्होंने कई सारे धर्म अपनाए, फिर उनके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ईसाई धर्म अपना लिए थे, तो मृत्यु होती है इनकी मेरे ख्याल से पेरिस में दफनाए जाते हैं, नहीं ऐसे होता है कुछ, पेरिस में मरते हैं, ये वो ब्रिटेन में दफनाए, लंदन में दफनाए जाते हैं, लंदन में मरते हैं, ब्रिटेन पेरिस में दफनाए जाते हैं। ठीक, ये कुछ चीज़ें होती हैं। इसके बाद समय आता है कि कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही हैं, जैसे भू राजस्व व्यवस्था। तो हमें लगता है ना, भू राजस्व व्यवस्था वाला जो पोर्शन है ना, इसको हमें बाद में देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना तो मज़ा नहीं आएगा देखने में। ठीक है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी ग्रुप में और चैनल पे, आप लोग जाके उसे ले लीजिए। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना छोटे छोटे, इस PDF को भी हम शेयर कर देंगे। ठीक है, इसको एक नज़र में देख लेंगे ना तो इससे लगभग याद हो जाएगा कौन सा युद्ध कब हुआ है। ये पूछा जाता है क्रोनोलॉजी में, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में करने के लिए पूछा जाता है। तो ये सब अगर आपको याद रहेगा तो आपके लिए बेनिफिट भी होगा इसका। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।